नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। और खबरों की शुरुआत करते हैं। टोक्यो ओलंपिक में अर्जेंटीना के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने उतरी भारतीय महिला टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। भले ही टीम मैच नहीं जीत सकी, लेकिन मैदान में जीत के लिए उनके संघर्ष को सभी ने सराहा। भले इस बीच महिला हॉकी खिलाड़ी मोनिका मलिक के पिता तकदीर सिंह ने इस ऐतिहासिक मैच को देखा ही नहीं, वो पूरे मैच के दौरान अपने सेक्टर 44 स्थित घर में बने मंदिर में पूजा करते रहे। मैच के बाद जब उनसे भारतीय महिला टीम की इस हार पर बात की गई तो वे भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि उन्होंने मैच नहीं देखा, पर उन्हें पता है कि टीम इंडिया में शामिल देश की बेटियों ने जीत के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी होगी। मैच में हार जीत लगी रहती है, लेकिन देशवासियों को याद रखना चाहिए कि यही वो बेटियां हैं जिन्होंने टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया। अभी उनका हौसला और बढ़ाने की जरूरत है। मोनिका मलिक टोक्यो ओलंपिक में भी भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा है। जिस तरीके से चल रहा है उसके ऊपर एक मोनिका मलिक के पिताजी ने अपनी टिप्पणी दी है और वो इस दौरान उन्हें बताया कि मैच नहीं देख पाए, वो मंदिर में पूजा करते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश यहाँ पर हमें असफलता हासिल लगी। जब उनसे इस हार पर बात की गई तो वो भावुक उठे और उन्होंने कहा उन्होंने मैच नहीं देखा, लेकिन उन्हें पता है कि टीम इंडिया में शामिल जो देश की बेटियाँ हैं उन्होंने जीत के लिए पूरी ताकत लगाई होगी। और साथ ही साथ उन्होंने देश को संदेश भी दिया कि देश को याद रखना चाहिए कि यही वो बेटियां हैं जिन्होंने टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया है और अभी उनका हौसला और बढ़ाने की जरूरत है। सेमीफाइनल तक पहुंचाने वाली टीम की हौसला अफजाई वाकई बनती है और इसी को लेकर मोनिका मलिक के पिताजी ने भी अपनी भावनाएं जाहिर की हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय जो खिलाड़ी हैं वो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें महिलाओं का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। अभी भी भारत 65वें स्थान पर बना हुआ है। 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 5 मेडल भारत की झोली में आ चुके हैं, लेकिन महिलाओं का प्रदर्शन काफ़ी दिल जीतने वाला रहा है। और जो तो इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ चंडीगढ़ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित जी, ये जो महिला हॉकी टीम का प्रदर्शन रहा है उसके ऊपर पूरे देश को गर्व है। भले ही अर्जेंटीना के साथ हम जो है वो पिछड़ गए, हार गए, लेकिन देश की बेटियों पर सभी को गर्व है। किस तरीके की वहाँ पर भावनाएं उमड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है? हॉकी टीम के लिए खेल रही मोनिका मलिक के घर पे हैं। उनकी फैमिली में अगर हम बोले ना, बहुत ज्यादा उत्साह है कि आखिर इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करने की कोशिश पे है, कगार पे हैं। और कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि लग भी रहा है। जब मैच स्टार्ट हुआ था तब इंडिया कहीं पीछे था, पर अब जैसे जैसे मैच स्टार्ट हुआ था उसके थर्ड क्वार्टर तक आते हैं 3-2 हो गया था, स्कोर 3-3 हो गया है। तो बहुत ज्यादा हम कहें कि इंटेंस मैच चल रहा है। परिवार को सबको ऑफकोर्स टेंशन है, पर खुशी भी है कि उनकी बेटी इस लेवल तक पहुंच चुकी है। दूसरी बार क्वालिफाई कर चुकी हैं चंडीगढ़ से मोनिका मलिक है। तो उनकी फैमिली में बहुत ज्यादा खुशी है, उन्हें पूरा विश्वास है कि इंडियन हॉकी टीम, जो वुमेन्स इंडियन हॉकी टीम है, वो ये जो अपना जो ब्रॉन्ज मेडल है वो लेकर ही वापस आएंगी। बाकी फैमिली ने बातचीत हुई, जितनी वो बता रहे हैं कि उन्होंने मोनिका से बात की थी, उनको ही पूरे अपनी तरफ से 100% देने की बात की और पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से कहीं ना कहीं एक मेडल हासिल कर दें। तो अमित, जो आसपास के और आस पड़ोस के लोग हैं वो, और इसी के साथ वहां पर जो और महिला खिलाड़ी हैं जो सपना पाले बैठे हैं कि वो भी एक दिन ओलंपिक में जाएंगे, उनका क्या कुछ कहना है? किस तरीके की भावनाएं? कहीं ना कहीं आप सब देख सकते हैं, एक जज्बात देखने को बगैर लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि एक दोबारा से नई लाइफलाइन ले आई है, ये अचीवमेंट हासिल किए जो इतने लंबे समय बाद जो महिला हॉकी टीम यहाँ तक पहुंची है। तो उन्होंने दूसरी वेव जगा दी है हॉकी के लिए, लोगों में उतना ही ज्यादा उत्साह बढ़ गया है। तो हम कह सकते हैं कि वो सब हासिल हो चुका है, लोग ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि हॉकी को और ज्यादा बढ़ावा मिले। हॉकी का अगर हम कहें कि एक मील का पत्थर साबित होगा ये मेडल। मेंस हॉकी अगर हम वो पहले ही ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। और अब जल्दी ही महिला हॉकी टीम के पास भी ये मौका है, उनके यहाँ तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है अगर हम कहें तो ये मानते हैं। पर वहीं कहीं ना कहीं ब्रॉन्ज मेडल मिलने से इनको और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और ज्यादा हम कहें
कि एक अचीवमेंट हासिल होगी। एक करीब 47 इयर्स का स्ट्रगल चल रहा है कि कभी मेडल का मौका नहीं मिला। 47 इयर्स बाद ये मेडल का मौका मिल रहा है वुमेन्स हॉकी टीम को। और अगर हम कहें मेंस से भी ज्यादा है, मेंस अगर हम कहें 41 इयर्स बाद उनको मौका मिला, तो 47 इयर्स बाद वुमेन हॉकी टीम को ये मौका मिला है। तो अब देखना होगा कि क्या इस मौके को कैच कर पाते हैं, क्योंकि अगर नहीं भी कर पाते तब भी पूरे भारत को उन पर गर्व होगा। पर अगर कर लेते हैं तो एक और माइलस्टोन इंडियन हॉकी टीम के। अमिता, अर्जेंटीना के खिलाफ जो मैच था वो मोनिका मलिक जी जो है उनके पिताजी ने नहीं देखा। आज फिर से मैच चल रहा है, अभी क्या स्थिति है वहां पर? क्या आज वो मैच देख रहे हैं और उनकी भावनाएं किस तरीके की हैं? अगर हम फैमिली की बात करें, तो उनके ब्रदर बाहर खड़े हैं, तो मतलब टेंशन सबको है, हौसला पूरा है। पर वो बोल रहे हैं ना कि वो इंतजार कर रहे हैं मैच देख के। मतलब इतना सस्पेंस है, इतनी टेंशन है कि वो खुद मैच नहीं देख रहे हैं। हाँ, स्कोर की अपडेट जरूर पल पल देख रहे हैं कि अगर कोई स्कोर होता है, कोई गोल होता है, हाँ उसकी जानकारी तो देख रहे हैं, पर मैच ऐसा जो बैठ के नहीं देख रहे। घर में टीवी जरूर चल रहा है पर उससे वो खुद बैठ के नहीं देख रहे हैं, क्योंकि सस्पेंस इतना ज्यादा है, टेंशन इतनी ज्यादा है कि ऑफकोर्स बेबी खेल रही है, पर उनको उम्मीद है कि सिर्फ जीत के। पर किसी पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए टेंशन जरूर होती है, तो उन्हें उम्मीद है कि ये एक अचीवमेंट वो हासिल करके ही वापस। अमित, एक बहुत बड़ा संघर्ष जो है वो खिलाड़ियों का शामिल रहता है यहाँ तक की यात्रा तय करने में। कितना संघर्ष करके वो यहाँ तक पहुंचे हैं और जो नई पीढ़ी आ रही है उसको क्या संदेश दे रहे हैं? मलिक तो भारतीय महिला हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन पर पूरा देश आज गर्व कर रहा है और इसी को लेकर आज एक बार फिर से मैच चल रहा है। हालांकि अर्जेंटीना के खिलाफ सफलता नहीं मिल सकी थी, लेकिन मोनिका मलिक के घर पर आज भी उत्साह का माहौल है और उनके पिताजी जो हैं वो आज भी मैच नहीं देख रहे हैं। ये भावनाएं बताती हैं कि जब भी हमारे बीच का कोई व्यक्ति देश का नाम रोशन करने के लिए ऊपर बढ़ रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है, तो इस बीच जो भावनाओं का ज्वार होता है वो चरम पर होता है और ऐसे में लोग उन भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए अपने अपने तरीके से काम करते हैं। तो उसी को लेकर जो मोनिका मलिक के पिताजी हैं तकदीर सिंह जी, वो भी इस ऐतिहासिक मैच को आज भी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जो टीम सेमीफाइनल तक पहुंची है उसने ज़रूर देश का नाम ऊंचा किया है और अंक तालिका में वो भारत को और भी ज़्यादा ऊपर ले जाने के लिए पूरी जद्दोजहद चल रही है। तो यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज भारतीय महिला हॉकी टीम का मैच चल रहा है और इससे पहले भी जो अर्जेंटीना के खिलाफ भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। भले उनको सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन भावनाओं का ज्वार अभी भी चरम पर है। और इसी बीच हमारे साथ चंडीगढ़ से अमित कुमार लगातार बने हुए हैं। अमित जी, भले ही हमारा प्रदर्शन जो है वो दिन पर दिन सुधर रहा है, लेकिन अभी भी हम 65वें स्थान पर हैं। इसको लेकर वहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है कि हम कैसे और भी ज़्यादा तेज़ी से इस टेबल में आगे बढ़ सकते हैं? क्या जिम्मेदारी बनती है सरकारों की, क्या जिम्मेदारी बनती है उन कोचेस की, और एक माहौल जो समाज को देना होता है उसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है? तो तकनीकी खामी के चलते अमित कुमार से संपर्क टूट गया है। हम दोबारा उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। लगातार भारत के जो आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 और 8 अगस्त को यूपी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान जेपी नड्डा लखनऊ पहुंचेंगे और 8 अगस्त को आगरा में पार्टी के जरिए आयोजित कार्यक्रमों और संगठनात्मक बैठकों में शामिल होंगे।
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा राजधानी लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पार्टी के जरिए आयोजित प्रदेश के नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के साथ सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ही पार्टी के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों की बैठक को भी संबोधित कर आवश्यक मार्गदर्शन करेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के राज्य मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां पार्टी की संगठनात्मक बैठकों में उपस्थित अधिकारियों और अन्य प्रमुख नेताओं का मार्गदर्शन करेंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी दौरा बेहद ही अहम, और इस दौरान वो 2022 के विधानसभा चुनाव का खाका खींचेंगे। यूपी दौरे पर बीजेपी नड्डा पहुंचेंगे और जो तमाम अभी जो जिला पंचायत अध्यक्ष जीत के आए, यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए, उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष और जो ब्लॉक प्रमुख बने उनकी एक बैठक लेंगे। 7 और 8 अगस्त 2 दिन यूपी की राजनीति को लेकर मंथन करेंगे। तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ वो बैठक करेंगे और इसी के साथ जो सभी 403 विधानसभा के प्रभारी हैं बीजेपी के, उनके साथ भी वो अहम मंथन करेंगे। तो 2023 की रणनीति है, उसको जमीन पर उतारने को लेकर किस तरीके का रोड मैप रहेगा, किन किन समीकरणों के आधार पर टिकट वितरण होगा, इस सब की एक ग्राउंड रिपोर्ट वो अपने पास लेंगे, फीडबैक लेंगे। और इसी के साथ वो आगरा में भी एक बैठक करेंगे। आगरा में भी वहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने अपने क्षेत्रों को बांटा हुआ है, इसमें ब्रज क्षेत्र, अवध क्षेत्र, आगरा, कानपुर, इस तरीके के जो उनके क्षेत्र हैं, यहाँ से सभी जो उनके पार्टी के पदाधिकारी हैं और जो प्रभारी हैं, उनके साथ वो पूरी ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे। संगठन और सरकार के बीच में क्या कुछ चल रहा है, संगठन और सरकार के बीच कई बार मतभेद की खबरें भी आई थी, वो अब सुलझा ली गई हैं। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों ही ब्राह्मणों को रिझाने के लिए लगातार सम्मेलन कर रही हैं, इसके ऊपर भी खास नजर रहेगी। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के दौरे पर 7 और 8 अगस्त को वहां पर मंथन करेंगे। और कहा जाता है कि यूपी न सिर्फ देश का सबसे बड़ा राज्य है, बल्कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं, और केंद्र की जो सरकार बनती है उसमें भी यूपी का एक बड़ा योगदान रहता है। तो इसी खबर पर हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, हमारे ब्यूरो चीफ, लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से अब जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं, 2 दिन वो मंथन करेंगे, तमाम चुनौतियां हैं, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, किन किन बिंदुओं पर ये बैठक होनी है? देखिए पवन जी, अगर हम बात करें जेपी नड्डा के उत्तर प्रदेश दौरे की, तो उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव एकदम समीप है और सारी पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। ये भारतीय जनता पार्टी जो है, इसकी तैयारी ऐसी ही होती है, पन्ना प्रमुख से लेकर और बूथ अध्यक्ष तक की बीच में जितने भी पदाधिकारी होते हैं, सबसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या फिर बड़ा नेता हो, सभी लोग मिलते हैं। और यही कारण है कि बीजेपी आक्रामक होकर लड़ती है। अगर हम बात करें जेपी नड्डा के दौरे की, तो 2 दिन वो उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं और इन दोनों दिनों में ब्लॉक प्रमुख, नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष और जो भी पंचायत चुनाव में जीते हुए लोग हैं, उनसे बैठक करेंगे, मंथन करेंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है पवन जी कि ठीक है प्रदीप जी, यहाँ पर रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद आपसे बाकी की जानकारी लेंगे, बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जेपी नड्डा यूपी के अहम दौरे पर पहुंच रहे हैं। 7 और 8 अगस्त को वो यूपी की राजनीति में एक गहन मंथन करेंगे। हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से ये जो विपक्ष जो है घेराबंदी कर रहा है, इसको लेकर क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, और पार्टी की जो अंदरूनी अपनी गतिविधियां हैं उसको लेकर किस तरीके का मंथन होना है? देखिए पवन जी, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में विपक्ष की, तो विपक्ष भाजपा को यानी सत्ता पक्ष पार्टी को भी पूरी तरह घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब तक चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, ये दोनों पार्टियां बीजेपी को घेरने में कामयाब नहीं हो पाई हैं।
अगर हम बात करें, आपने देखा कल समाजवादी पार्टी ने साइकिल यात्रा निकाला। इसके एक हफ्ते पहले और अभी वर्तमान में भी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ब्राह्मण सम्मेलन किया जा रहा है। लेकिन इनसे विरक्त भारतीय जनता पार्टी, जो इस समय सरकार में है, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही है, केंद्र में मोदी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पूरे देश का, तो इन लोग की जो सोच है, ये लोग जो अभी जिस काम पे लगे हुए हैं, जो भी इन्होंने जनता से वादा किया था उसको जमीन पे उतारने में लगे हुए हैं। तो अभी जो जनता है वो पूरी तरह से होशियार हो चुकी है। जनता देख रही है कि किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। फिलहाल पवन जी, उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव होगा काफी दिलचस्प होगा इस बार। अब हम बात करते हैं जेपी नड्डा के दौरे की। जेपी नड्डा के दौरे का जो एक खास मुद्दा है वो ये है कि जो विधानसभा प्रभारी हैं उनके साथ भी जेपी नड्डा बैठक कर रहे हैं, और उस बैठक में जो चीजें सामने निकल के आएंगी, विधानसभा प्रभारी जो भी रिपोर्ट करेंगे, परफॉर्मर जो बेहतर परफॉर्मर विधायक हैं वो तो कंफर्म है, लेकिन जो नॉन परफॉर्मर विधायक होंगे उनका टिकट भी भारतीय जनता पार्टी काट सकती है। और ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं देखिए अपने इस एनबी न्यूज चैनल पर मैं इसका खुलासा कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में 30% ऐसे विधायक हैं जो अभी सिटिंग है, जिनका टिकट भारतीय जनता पार्टी काटकर और किसी नए चेहरे को जगह देगी। तो उत्तर प्रदेश को समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी और भी जो भारतीय जनता पार्टी के आनुषंगिक संगठन है वो निरंतर उत्तर प्रदेश में अपनी जो बैठ है वो बनाए हुए हैं, और उसी कड़ी में जेपी नड्डा का यह दौरा बड़ा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पवन जी, प्रदीप जी, कहा जाता है कि बीजेपी में अभी जो मौजूदा दौर चल रहा है, इस दौर को देखें तो इसमें चुनाव जीतना आसान है, टिकट पाना मुश्किल है, क्योंकि कई चरणों के बाद कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। और ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो एक एक विधानसभा सीट पर करीब 10 से 15 उम्मीदवार हैं। तो इसको लेकर जो सभी विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक होनी है, इसमें ये तो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। कौन कौन से वो पैरामीटर्स रहेंगे, और जैसा कि आपने ये बेहद ही अहम खुलासा किया है कि करीब 30% विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं, तो सीधी सी बात है कि बड़े उलटफेर की जो है तैयारी में दिख रही है बीजेपी। बिल्कुल पवन जी, मैं एक बार फिर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर राजनीतिक जमीन को राजनीतिक विशेषज्ञ जो है विशेषज्ञ समझते हैं तो वो भी इस चीज को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी 30 सिटिंग विधायकों का 30% सिटिंग विधायकों का जो टिकट है वो काट के और नए चेहरे को आगे लेके आएगी। उसका कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटर जो है वो भाजपा से खासा नाराज चल रहे थे। अभी फिलहाल उनको मैनेज करने के लिए तमाम तरह की जो है शक्तियों का प्रयोग किया गया है। अच्छा प्रदीप जी, एक बीच में आपको रोकना चाहूंगा माफी के साथ, कि ये जो एक हाइप क्रिएट किया गया कि ब्राह्मण वोटर नाराज चल रहे हैं, ये एक मुद्दा तब उठा जब कानपुर के बिकरू में एक कांड हुआ जिसमें विकास दुबे नाम का एक अपराधी, उसका एनकाउंटर कर दिया गया। हालांकि वो मुद्दा कोर्ट तक भी पहुंचा और कोर्ट ने उस पर कोई सवालिया निशान नहीं खड़े किए। तो ये क्या वाकई में जमीनी मुद्दा था, ब्राह्मणों की नाराजगी वाकई थी, या एक विपक्ष की एक साजिश के तहत एक हाइप क्रिएट किया गया, एक हवा में बुलबुला बनाया गया कि ब्राह्मण नाराज चल रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा कि विपक्ष ने इसको भुना लिया, समय रहते विपक्ष ने इसको भुना लिया, क्योंकि विकास दुबे हो, अतीक अंसारी हो, सुरजभान सिंह हो, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कार्रवाई की है माफियाओं के ऊपर, विकास दुबे कानपुर की बात करें, और अगर खुद मुख्यमंत्री के गृह जनपद की बात करें तो वहां सुधीर सिंह, प्रदीप सिंह नाम के बड़े माफिया, उनको भी योगी आदित्यनाथ ने जेल में डलवाया, उनकी संपत्ति कुर्क हुई। तो इसको विपक्ष ने जो अन्य लोग जो अन्य लोगों को अन्य माफियाओं को योगी सरकार ने जेल में डाला या फिर जो उनको जहां तक पहुंचाया, उसको विपक्ष ने छोड़कर सिर्फ विकास दुबे को और रातों रात विकास दुबे को कैच कर लिया। और जबकि जो मुठभेड़ हुई थी उसमें जो डीएसपी थे वो भी ब्राह्मण थे, उनकी भी तो हत्या की गई थी, लेकिन उस मुद्दे को किसी ने नहीं देखा। उसके परिवार के पास शायद ही कोई पार्टी गई हो। बिल्कुल, अगर हम बात करें विकास दुबे के एनकाउंटर में, विकास दुबे ने उसके पहले कितने ब्राह्मण
पुलिस वालों की हत्या की थी, कितने ब्राह्मण निर्दोषों की हत्या की थी। हम्म। ये चीज डाटा में 18 ऐसे ब्राह्मण थे जिनकी हत्या विकास दुबे ने की थी। हम्म। कम 11 से ऐसे 11 के आसपास में ये वो डाटा है जो उत्तर प्रदेश पुलिस के और जो सरकारी लोग थे जिनकी हत्या विकास दुबे ने की थी। एक नृशंस अपराधी था विकास दुबे। विकास दुबे के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने जो किया वो ठीक किया, लेकिन उसको जो विपक्ष है, विपक्ष ने पूरी तरह से ब्राह्मणवाद उसमें ब्राह्मणवाद का जहर घोलते हुए और उसको आगे बढ़ाया। फिलहाल जो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण है, जो जिसको खाटी ब्राह्मण कहते हैं पवन जी, वो ब्राह्मण आज भी बीजेपी के साथ है। लेकिन जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, मसलन समाजवादी पार्टी में भी कुछ ब्राह्मण है, बहुजन समाज पार्टी में भी कुछ ब्राह्मण है, तो इन ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने विकास दुबे के उस पूरे प्रकरण को भुनाना चाहा, लेकिन योगी सरकार ने वहां से इस पूरे घटना को ही मोड़ दिया। फिलहाल हम जेपी नड्डा पर आते हैं, जेपी नड्डा की बात करते हैं। जेपी नड्डा का जो उत्तर प्रदेश दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण है। जेपी नड्डा विधानसभा प्रभारियों से बात करेंगे और विधानसभा प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा क्षेत्रों से जो लोग हैं उनके जो फीडबैक है उस फीडबैक को वो जेपी नड्डा को देंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में एक पद होता है पन्ना प्रमुख का, बहुत ही लोएस्ट स्तर का पद होता है, और बूथ अध्यक्ष का, बीच में 3-4 कड़ियां होती हैं, मंडल अध्यक्ष, तमाम ऐसे पद होते हैं। एक एक व्यक्ति से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो, एक एक व्यक्ति से राय लेते हैं, एक एक व्यक्ति से जनता की राय को जानते हैं, उसके बाद ही किसी विधायक का या किसी व्यक्ति का विधानसभा के लिए टिकट फाइनल होता है। तो जेपी नड्डा का दौरा उत्तर प्रदेश के राजनीति के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। पवन जी। प्रदीप जी, आपने जैसा बताया कि पन्ना प्रमुख से लेकर और मंडल अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष तक की राय ली जाती है कि किसका टिकट फाइनल होना है। तमाम अनुषांगिक संगठन हैं, अगर आरएसएस को जोड़ के देखें तो करीब 56 अनुषांगिक संगठन हैं, और 2017 विधानसभा के चुनाव के जो टिकट वितरण किए गए थे उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक अंदरूनी सर्वे ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा था। इस बार का जो ये सारा कुछ सियासी जाल बुना जा रहा है, विपक्षी पार्टियां घेरने की कोशिश कर रही हैं, तमाम नए नए मुद्दे उछाले जा रहे हैं, कुछ मुद्दों में दम भी है लेकिन चुनौतियां बड़ी हैं। अब ऐसे में जेपी नड्डा का ये जो दौरा है बेहद ही अहम है। पार्टी की जो अंदरूनी कुछ मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं, 2-1 जगह से एक सीतापुर के विधायक हैं, 2-1 जगह से और भी हैं, इनको लेकर किस तरीके की विशेष योजना या यहाँ पर बात हो सकती है? देखिए पवन जी, आपने एकदम सही फरमाया। एक नाम आप भूल गए, वो नाम है उत्तर प्रदेश के देवरिया के विधायक गौरीशंकर तिवारी का, जिन्होंने अभी हाल ही में जिनका एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिन्होंने योगी को अपशब्द बोले थे। तो ऐसे जो विधायक हैं, ऐसे जो लोग हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो अनुषांगिक टीम है वो पूरी तरह तैयार है। और आपने एकदम सही बताया, अनुषांगिक टीम में संघ है, संघ की ही भी पार्टी भाजपा है, ये तो पूरा देश जानता है। उसके अलावा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, उसके अलावा भी कुछ जो प्रकोष्ठ है, प्रकोष्ठों को जोड़ा गया है। वो प्रकोष्ठ इसीलिए जोड़े गए हैं कि जो आम जनता है उनसे उनकी बात हो, वो एक सर्वे हो, और उस सर्वे में जो चीजें सामने निकल के आए उन चीजों को वो अपने अधिकारी को बताएंगे और वो अधिकारी फिर अपने अगले अधिकारी को बताएंगे, और इस तरह से करते हुए एक चेन बनते हुए वो चीज प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष और अंत में अमित शाह के पास जाती है। तो एक बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है पवन जी। उत्तर प्रदेश, खाली उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक मानचित्र है, आपने देखा है कि पूरे देश में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, और यहाँ से केंद्र की राजनीति को एक दिशा और दशा दोनों मिलती है। उत्तर प्रदेश ने अब तक बड़े नेताओं को देश के लिए समर्पित किया है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का ये जो दौरा है, राजनीति भी काफी जटिल, अगर एक विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए और उससे लगी दूसरी विधानसभा है तो हर जगह के समीकरण अलग अलग होते हैं, क्योंकि जातियां बहुत ज्यादा हावी रहती हैं उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दो प्रदेशों की राजनीति में खासकर। ऐसे में एक बार फिर से कल अखिलेश यादव के पास जो साइकिल यात्रा का आपने जिक्र किया था, उन्होंने कहा कि हम तो 400 सीटें जीतेंगे और बीजेपी को उम्मीदवार तक नहीं मिलेंगे। तो ऐसे जब इस तरीके के बीच के बयान सामने आ रहे हैं, जो काफ़ी एक तरीके से देखा जाए पत्रकारीय नज़रिए से हम देखें तो शायद हास्यास्पद ही कहा जाएगा, लेकिन ये जो जेपी नड्डा का दौरा है, इससे पहले BL संतोष होकर गए, दत्तात्रेय होसबोले वो भी लगे हुए हैं, तो एक पूरी कवायद जो हो रही है, क्या 2022 के साथ साथ 2024 को लेकर भी साथ ही साथ एक पैरेलल ये रोड मैप तैयार किया जा रहा है? जी, मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ। ये जो विपक्षी पार्टियां हैं जिनका ये कहना होता है कि जो सत्ता पक्ष की पार्टी है उसको
उम्मीदवार तक नहीं मिलेगा। बिल्कुल ये एकदम हंसी के समान लगता है, क्योंकि जो भी सत्ता पक्ष की पार्टी होती है वो न जीतने की हालत में भी कुछ ना कुछ ऐसी सीटें निकालती है कि उसका सम्मान बच जाता है। फिलहाल ये जो विपक्षी पार्टी है, इनका ये दिया स्वप्न है, और ये कैसे इनका बयान आ रहा है ये समझ के परे है। अगर हम आपके दूसरे सवाल की बात करें, BL संतोष, दत्तात्रेय जी की और अभी JP नड्डा की, तो मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश को पूरी तरह मांझने का प्रोग्राम चल रहा है। उत्तर प्रदेश को समझने का प्रोग्राम चल रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता का मूड क्या है। आपने देखा होगा कि पिछले 15 दिन के अंदर CM योगी के दौरे जो है और भी बढ़ गए हैं, और आम जनता से जुड़ी हुई जो स्कीम है, जो सरकारी योजनाएं हैं, उनकी लॉन्चिंग भी युद्ध स्तर पे हो रही है। तो कहीं ना कहीं से ये जो दौरे हुए हैं, इन दौरों को समझने के बाद ही जो कोर कमेटी है उसने केंद्रीय कोर कमेटी से बैठक की है, और अभी दिल्ली योगी आदित्यनाथ यूपी भवन में मुलाकात हुई थी, उत्तर प्रदेश के सभी सांसदों के साथ बैठक भी हुई थी। तो इसके काफी बड़े मायने हैं। उत्तर प्रदेश को पूरी तरह साधने और मांझने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी यह नहीं चाह रही है कि उसको किसी भी सीट पर एक भी रुपए का नुकसान हो, एक भी सीट का नुकसान हो। तो ये BL संतोष हुए, दत्तात्रेय जी हुए, या फिर JP नड्डा हुए, और इसके अलावा अभी अमित शाह आ के गए हैं। अमित शाह की तो एक छोटी सी एंट्री थी, पूरी पिक्चर अभी अमित शाह की बाकी है। नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से इसकी शुरुआत खुद कर दी है, ये पूरे देश ने देखा है। तो अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में जो है सियासी हलचल जो है वो बढ़ती रहेगी, और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होगा काफी दिलचस्प होगा, पवन जी। प्रदीप जी, एक जानकारी आपसे और चाहेंगे, क्योंकि अभी योगी सरकार के कैबिनेट में 6 मंत्री पद अभी खाली बताए जा रहे हैं। क्या इस दिशा में भी, क्योंकि जैसा आपने कहा कि ब्राह्मणों को लेकर निशाना साधा जा रहा है, और जिस तरीके से जितिन प्रसाद की एंट्री कराई गई थी, तो क्या इस बारे में, या MLC की सीटें जो खाली चल रही हैं उस पर भी कोई मंथन हो सकता है? बिल्कुल, अभी जो MLC की सीटों की घोषणा होने वाली है वो आजकल में ही 5 तारीख को ही होनी थी, लेकिन किसी कारणवश वो आगे बढ़ गई है। जो MLC की जो सीटें आएंगी उसमें जो मंत्री के पद बचे हुए हैं उनको वहां पे बैठाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 1-2 ऐसे और भी नेता हैं। मैं आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा कि अभी 2 दिन पहले ओम प्रकाश राजभर स्वतंत्र देव सिंह से मिले थे। इस मुलाकात को साधारण मुलाकात हम नहीं कह सकते हैं। ये वही ओम प्रकाश राजभर हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को पानी पी पी कर गालियां दी थी, और तमाम अपशब्द बोले थे, तमाम बयान उनके वायरल हुए थे जी। और ओम प्रकाश राजभर चुनाव के ऐन पहले स्वतंत्र देव सिंह से मिलते हैं, और वो मीटिंग 45 मिनट चलती है, और उसके बाद वो बाहर आते हैं। आप इस पूरे मुलाकात का राजनीतिक अंदाजा लगा सकते हैं, सियासी मायने समझे जा सकते हैं। बिल्कुल। और अब बात करते हैं निषाद पार्टी, जो उत्तर प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी सहायक पार्टी है भाजपा सरकार की। निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय जो हैं वो खुद अपने आप को उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर चुके हैं। तो ऐसे और उस पर भी बीजेपी उसको भी सेट करने की कोशिश कर रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया प्रदीप जी इस तमाम अहम जानकारी के लिए आपका। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजनीति के बाद अब महाराष्ट्र में आई बाढ़ को लेकर काफी जद्दोजहद के बाद सरकार ने राहत और मुआवजे का ऐलान किया है। एक हफ्ते की बारिश में महाराष्ट्र के 4 से 5 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। सीएम और डिप्टी सीएम सहित जिम्मेदार अधिकारियों के दौरे के बाद कैबिनेट की बैठक में मुआवजे का ऐलान किया गया, लेकिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कोई ऐलान नहीं किया, जिसे लेकर अब बीजेपी पूरी तरीके से आक्रामक हो गई। बीजेपी प्रवक्ता अतुल भालतकर महाराष्ट्र सरकार पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुंबई में भी कई लोगों के मकान बारिश में डूब गए थे, कई लोगों के लाखों रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार मुंबई कर के नुकसान की भरपाई के लिए कोई ऐलान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार इसे गंभीरता से ले, ऐसा नहीं होने पर वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। राज्य सरकारने वारे 11,500 कोटीचं पॅकेज पूरग्रस्तांकरता जाहीर केलं, पण यात मुंबईकर कुठे आहेत? मुंबईकरांचा साधा उल्लेख पण नाही। या पुरानंतर मुंबईकरांची अवस्था उजाडला पण सूर्य नाही अशा प्रकारची। मुंबईकरांची घरं पाण्याने भरली, त्यांचं लाखो रुपयांचं नुकसान झालं, व्यापाऱ्यांचं लाखो रुपयाचं नुकसान झालं, गाड्यांचं नुकसान झालं, पण मुंबईकरांच्या तोंडाला शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा
तोंडाला फक्त पानं पुसलेली आहेत आणि त्यामुळे मुंबईकर जनतेला सुद्धा ज्यांचं या पुरामध्ये आणि वादळांमध्ये नुकसान झालं त्यांना भरघोस मदत दिली पाहिजे. ही दिली नाही म्हणून निषेध आम्ही करतो आणि येणाऱ्या काळात मुंबई भारतीय जनता पार्टी याकरता मोठं आंदोलन छेडेल. तो बारिश के कहर पर अब राजनीति जो है वो गर्माती हुई दिखाई दे रही है. जिस तरीके से महाराष्ट्र में बारिश जो है और उसके बाद बाढ़ जैसे हालात बने, उसने राजनीति गर्मा दी है. एक तरफ जहां मुआवजे का ऐलान किया गया, लेकिन दूसरी तरफ आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई के लिए कोई खास प्लान सामने नहीं आया, जिसके बाद अब बीजेपी जो है वो हमलावर दिख रही है. तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं. जिस तरीके से मुरारी जी, जो सरकार जो है उसकी तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया, लेकिन अभी भी मुंबई के लिए कोई खास प्लान नहीं आया. बीजेपी हमलावर दिखाई दे रही है. किस तरीके से देखते हैं, स्थानीय जनता में किस तरीके का जो है वो उथल पुथल मची हुई है? सबसे ज्यादा प्रभावित थे उन चीजों को राहत दिलाने के लिए जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक हुई और उस बैठक में जो राशि वहाँ के लिए मुआवजे के तौर पर दिया गया है, इसे लेकर के जो वहाँ के लोगों को भागी है. लेकिन खास करके अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ कोई पैकेज नहीं दिया गया है और यही वजह है कि लोगों में साफ तौर पर जो है नाराजगी देखी जा रही है. आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता अतुल भावस्कर ने एक वीडियो जारी करते हुए जो है कि आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र जो सरकार है वो चोरी राज कर रही है, क्योंकि मुंबई में भी सैकड़ों ऐसे घर थे जो बरसात में डूब गए थे, लाखों रुपए के नुकसान हुए हैं. लेकिन महाराष्ट्र सरकार मुंबई कर के लिए, मुंबई वासियों के लिए बाढ़ से राहत के लिए कोई ऐलान नहीं किया है. लेकिन अब जो बीजेपी के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि मुंबई को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो ऐसे में ये कितनी बड़ी चुनौती होगी? क्योंकि एक तरफ बीएमसी में भी शिवसेना का अच्छा खासा दखल है, मुख्यमंत्री भी उन्हीं के पार्टी का है, तो क्यों इसको नजरअंदाज किया जा रहा है? देखिए, तो सरमाना मुश्किल होगा कि इसे नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने आरोप लगाया है, इसे देखते हुए कहना भी गलत नहीं होगा कि ये जो है कि दोहरी राजनीति यहाँ पर जो की गई है. क्योंकि मुंबई से चाहे वो सेंट्रल का इलाका रहा हो या फिर बॉम्बे के जो पॉश इलाके माने जाते हैं, उन इलाकों में भी 2 से 4 दिनों तक पानी भरा था. काफी लोगों के काफी नुकसान हुए थे. लेकिन महाराष्ट्र सरकार या बृहन मुंबई महानगर पालिका ने मामले में कोई गंभीरता नहीं ली. किसी भी प्रकार का कोई पंचनामा नहीं हुआ और न तो किसी को कोई मुआवजा देने की बात कही गई, जिसे लेकर बीजेपी पूरी तरह से जो है कि महाविकास अघाड़ी सरकार पर आक्रामक हो चुकी है और अपने बयान के जरिए सीधा हमला कर रही है. लेकिन मुरारी जी, जिस तरीके से बाकी जो महाविकास अघाड़ी में एनसीपी शामिल है, एनसीपी के जो चीफ हैं शरद पवार, वो अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करते रहते हैं, तो क्या एक कोई अंदरूनी, जिस तरीके से बीजेपी हमलावर हो रही है, कोई और अंदरूनी राजनीति चल रही है? देखिए, बीजेपी समय समय पर जब से महाविकास अघाड़ी सरकार बनी है तब तक वो विपक्ष के रूप में अपने अपने मुद्दों को लेकर के उठती है. कोरोना काल में चाहे अस्पताल का मैटर हो या मंदिर जो है धार्मिक स्थल खोलने के मैटर हो या मुंबई की लोकल ट्रेन जो चालू करने के मैटर हो, जिस तरीके से बीजेपी आई है अब ऐसे में है वो इस तरीके की गंभीरता लेते हैं. और क्या जो बीजेपी ने आवाज उठाई है मुंबई शहर के लिए, क्या इन्हें भी बरसात से जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई होगा, यह देखना होगा. लेकिन मुराद जी, अहम सवाल ये भी कि जो मुआवजा जारी किया गया, क्या जनता के लिए उतना पर्याप्त है? एक पब्लिक सेंटिमेंट क्या है, क्योंकि जनता की आवाज भी सामने आनी बहुत जरूरी है.
देखिए महाराष्ट्र के जो जिले प्रभावित थे, चाहे वो महाराष्ट्र का रायगढ़ जिला था, कोल्हापुर था, सांगली, सातारा, और सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ था वो महाड़ का एक गाँव था जो पूरी तरह से उसकी चपेट में आया था। इसलिए पुनर्वसन और उसके नुकसान और भरपाई के लिए जो सरकार ने जो फैसले से निर्णय लिया है, उसे लेकर के वहाँ की जनता में नाराजगी भी नहीं है तो खुशी भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें इतनी देरी हुई, चाहे वो बचाव कार्य की बात करे, चाहे राहत सामग्री पहुँचाने की बात करे, तो तमाम पहलुओं पर अगर देखा जाए तो सरकार जो काम की है उससे लेकर जनता जितना खुश है उससे ज्यादा नाराज थी। मुआवजे से इतर बाकी के इंतजामातों की बात की जाए, अगर चाहे एसडीआरएफ की तरफ से मदद हो या फिर स्थानीय प्रशासन की तरफ से मदद हो, क्या वो संतुष्टजनक है? क्या वो पर्याप्त है? जितना मैन पावर वहां पर लगाया गया है वो क्या पूरे क्षेत्र को कवर कर पा रहा है? वहाँ पर खराब हुई थी एसडीआरएफ के साथ सब लोग काम कर रहे थे, लेकिन उसका कार्य तो बिगड़ते थे। जिस तरीके से वहाँ पर सेना बुलाई गई थी, सेना के जवानों ने जिस तरीके से एसडीआरएफ के साथ और वहाँ की जो सरकारी एम्प्लॉय थी उनके साथ तालमेल करके लगभग 2000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया था। बचाव कार्य काफी तेज हुआ था। ऐसे में जो राहत सामग्री थी, जो जीवन आवश्यक वस्तु थी, वो इन लोगों को पर्याप्त जो है समय पर नहीं मिल पाया था। हालांकि दौरे की बात करें लेकर मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री से लेकर राज्य मंत्री तक इलाके का दौरा करते रहे, जायजा करते रहे। जब तक कैबिनेट की बैठक नहीं हुई, जब तक तीनों पार्टियों की सहमति नहीं बनी, तब तक कोई ऐलान नहीं किया गया है। अब देखना होगा कि ऐलान किया गया है कब तक वहाँ पहुँचता है, तब तक इसका लाभ उन लोगों तक मिल पाता है और क्या इसके प्रोटोकॉल होंगे। जी जी, अगर एक सवाल इसमें राजनीतिक ये भी बनता है कि जिस तरीके से ये विपरीत विचारधाराओं का गठबंधन है महाविकास अघाड़ी, क्या इन लोगों की आपसी विचारधारा या कोई क्लैश का असर जो है वो जनता पर पड़ रहा है? क्योंकि बहुत देरी के बाद एक तो मुआवजा जारी किया गया और उसके बाद जब घोषणा हुई भी तो उसमें मुंबई को शामिल ही नहीं किया गया। जिस तरीके से बीजेपी ने आरोप लगाया है, कहीं न कहीं आम जनमानस का समर्थन है। यही वजह है कि जिस तरीके से बयान जो है कि अब्दुल बालकर जो विधायक और एक अच्छे प्रवक्ता है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुंबई में क्या लोगों के घर नहीं डूबे थे, क्या मुंबई में बाढ़ से लोगों के सामान और लोगों का नुकसान नहीं हुआ था। तो इसको लेकर के महाराष्ट्र सरकार पर जो हमलावर तो ये है, ये करना गलत भी नहीं होगा कि जनता के हित के लिए है, क्योंकि बरसात में खुद एएनपी न्यूज हमारे सहयोगी पत्रकार और हम लोग काफी ऐसी खबरें दिखाए थे कि लोगों के घरों में पानी भरा है, 2 से 4 दिन गुजर गए हैं, घर के सारे सामान खराब हो चुके हैं, लेकिन सरकार कहीं न कहीं लेती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी एक बात जो आपने कहा, जनता पे महाविकास अघाड़ी का जो आपसी मतभेद है या कह सकते हैं इनकी जो कमियां हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, तो उसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि जब से सरकार बनी हुई है तब से महाविकास अघाड़ी भले ही कह रही हो कि हम सब में कोई मतभेद नहीं है, लेकिन इनके बयानों पर अगर नजर डाले, चाहे वो नवाब बनी के प्रवक्ता हो, चाहे शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत हो, इन लोगों के बयानों से अगर नजर डाले तो साफ तौर पर आपसी मतभेद झलकता है। लेकिन देखना है कि लोग इस पूरे मामले को के सुलझते हैं। साथ ही ये भी बताया जाए कि जो जान माल का नुकसान अभी तक काफी ज्यादा हो चुका है, आगे आने वाले समय में ये और ज्यादा इसको कम से कम करने को लेकर जो प्रयास किए गए हैं वो कितने चाक चौबंद हैं? इसमें सबसे ज्यादा जो महाराष्ट्र सरकार है उसका ये मानना है कि समय से पहले जो खतरे की जगह पर रहने वाले लोग हैं, अगर बात करें वहाँ पर जल स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया। तो बारिश से महाराष्ट्र जो है वो बेहाल दिखाई दे रहा है। तमाम जगहों पर जो है वो हालात बेहाल हो गए हैं, काफ़ी लोगों की जान गई है। लेकिन जो आपसी क्लैश है वो इस बीच दिखाई दे रहा है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक एक तो काफ़ी देर बाद हुई, जब बाढ़ ने चरम अपना रुख अख्तियार कर लिया, और उसके बाद जब राहत और बचाव कार्यों को लेकर जो मुआवजे का ऐलान किया गया उसमें भी आर्थिक राजधानी मुंबई को शामिल नहीं किया गया। बीजेपी लगातार इस पर हमलावर बनी हुई है, लेकिन देखने वाली बात ये जरूर है कि ये जो आरोप हैं वो जनता को लेकर कितने ज़्यादा प्रभावित करते हैं। मुरारी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुरारी जी,
ये जो जान माल का नुकसान हो रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए जो एसडीआरएफ से लेकर और तमाम जो प्रशासनिक इंतजाम किए जाने हैं, फूड सप्लाई किए जाना है, दवाइयों के पैकेट वितरित किए जाने हैं, ये इंतजामात कितने चाक चौबंद हैं? क्योंकि बाढ़ जैसे जब हालात बनते हैं उनमें इन कामों का बहुत ज्यादा योगदान हो जाता है। देखिए, महाराष्ट्र सरकार जिला अधिकारी लेवल पर जितने भी अधिकारी हैं उन्हें सबको अवगत कराया गया है कि जितने भी खाने पीने की सामग्री है या जो लोग सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाए गए हैं, जिन्हें जहां रखा गया है, उन्हें खाने पीने की पूरी सामग्री जो है अधिकारी की जवाबदारी दी गई है। जिला अधिकारी जो है अपने वार्ड अधिकारियों के साथ मिलकर उसकी पूर्ति कर रहे हैं। एक चीज यहाँ पर बता दें कि मुंबई से बहुत ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत ऐसे जो ट्रकों में राशन, घर बनाने की सामग्री और जीवन आवश्यक वस्तु लेकर के लगातार जो है प्रतिदिन एक साथ लोग जा रहे हैं। लेकिन इसमें महाराष्ट्र सरकार की भूमिका क्या है? महाराष्ट्र सरकार क्या मुआवजे के जरिए इजाद पहुंचा रही है? महाराष्ट्र सरकार उनके पुनर्वसन के लिए भी कोई योजना बना रही है? क्योंकि नई घटना कोई नहीं है। अगर 2003 की घटना पर नजर डाले, 2005 की घटना पे अगर नजर डाले तो उससे चिंता जुटा ये घटना है। सरकार इसे देखते हुए अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो गांव सबसे ज्यादा प्रभावित थे। जो गांव अभी भी जो एक बाढ़ प्रभाव में है, ऐसे गांवों को पुनर्वसन के लिए कुछ योजना क्यों नहीं बनाई जाती है? हादसा होता है, राजनेता बयान देते हैं, जैसे कि इसी बरसात आपदा को लेकर के महाड़ा के जो जितेंद्र अवार्ड, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसे 1 सप्ताह के अंदर बैठक बुलाई जाएगी, लेकिन 2 सप्ताह गुजर गए तक उसे लेकर के जो है कि मंत्री की तरफ से कोई कदम नहीं उठाते हैं। तो हादसे होते हैं, आश्वासन मिलते हैं, लेकिन जमीन स्तर पर दूसरी घटना फिर देखने मिलती। जी महाराज जी, प्रशासनिक जो भी प्रतिक्रिया आती है वो तो सब अच्छा ही अच्छा बताती है। कोई भी प्रशासन किसी भी राज्य का हुआ वो इंतजामातों को हमेशा संतोषजनक ही बताता है। ये जिम्मेदारी और जवाबदेही हो जाती है जनप्रतिनिधियों की भी। तो इस जब बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जनप्रतिनिधियों का रुख और उनका जो तालमेल है, जनता के बीच जो कनेक्ट है, वो कैसा चल रहा है? देखिए, अगर राजनेताओं की बात करें तो अपना राजनेता चाहते हैं कि जो उनका इलाका है वो कम से कम सही रहे। अगर ये राजनेता अपने जिला स्तर पर सोचते तो शायद इस तरीके की तकलीफें या ऐसी समस्याएं नहीं आती है। अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए, अपने वार्ड में अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए और अपने लोगों के काम के लिए इस तरीके के गटर नाले के काम नहीं हो पाते हैं। और यही वजह है कि स्लम इलाकों में 12 से 14 घंटे की बरसात में लोगों के घरों में पानी भर जाता है। वो चाहे एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी हो, चाहे उत्तर मुंबई का बोरीवली दहिसर का इलाका हो, और सबसे बड़ी बात कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बीचों बीच अगर हिंद माता की बात करें, कोलाबा की बात करें, किंग सर्कल और सायन की, तो ये 5 ऐसे इलाके हैं जो 25 सालों से लगातार बरसात में प्रभावित होते हैं। लेकिन बीएसपी में कांग्रेस शिवसेना की जो सरकार है, जो वित्त है या जो उनके यंत्रणाएं, वो कहीं से भी काम करती हुई सही तरीके से नहीं दिख रही। वजह है कि हर साल इस तरीके की तस्वीरें देखने के लिए। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया मुरारी जी इस अहम जानकारी के लिए आपका। तो वक्त हो रहा एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में आई बाढ़ के बाद हालात बिगड़े हुए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, जबकि इस बाढ़ में भारी नुकसान भी हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया। सीएम शिवराज ने राहत और बचाव कार्यों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सीएम शिवराज ने कहा कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अंतर विभागीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रमुख विभागों के मंत्री और अधिकारी शामिल किए जाएंगे, जिसमें यह तय किया जाएगा कि राहत और बचाव कार्य कैसे किया जाए, जबकि इसको लेकर और क्या बेहतर प्रयास किए जाएं। इन सब मुद्दों पर यह कमेटी काम करेगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में लगातार जारी बारिश से हालात विकट होते जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि उन्होंने बीते 70 सालों में प्रदेश में ऐसी तबाही नहीं देखी है।
गुरुवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ितों को मुआवजे का ऐलान भी किया। सीएम ने कहा कि तत्काल भोजन के लिए आधा क्विंटल राशन हर परिवार को दिया जाएगा ताकि तत्काल भोजन का काम चल सके। फसल अगर नष्ट हुई है तो उसके भी नुकसान का आकलन कर उसकी राहत राशि अलग से दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नलकूप हो तो उसके भी 25,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं मवेशी, गाय, भैंस और बैल पर 30,000 रुपए दिए जाएंगे। तो पार्वती नदी में आई, अभी बहनें अपने हाथ में गेहूं रखे थे जो पूरी तरह से भीग के खराब हो गए। और केवल अनाज खराब नहीं हुआ, कई जगह मकान गिर गए, कपड़े, लत्ते, बर्तन कुछ नहीं बचा। और इतना ही नहीं, कई जगह अपने पशु, मवेशी वो भी चले गए। अनाज नहीं बचा, कपड़े लत्ते नहीं बचे। और इसलिए मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि बड़ा संकट है, लेकिन अब इस संकट से बाहर निकलना पड़ेगा हमें। और इसलिए जिनके मकान टूट गए हैं, गिर गए हैं, बह गए हैं, उनके फिर से नए मकान बनवाने के लिए हम 1,20,000 रुपए तक की राशि देंगे ताकि फिर से अपने मकान को खड़ा कर लें। और जिनके कपड़ा, लत्ता, बर्तन, अनाज सब चला गया, उनका भी सर्वे करके और उसकी भी पैसे देंगे। और तत्काल कुछ अनाज मिल जाए, विशेषकर गरीब बहनों भाइयों को, तो सर्वे करके आधा कुंटल अनाज तत्काल, ताकि भोजन की व्यवस्था हो जाए, अस्थायी व्यवस्था रहने की हो जाए, उसका इंतजाम भी करेंगे। और अगर कोई मवेशी बह गए हो, पशु बह गए हो, बैल, भैंस, गाय, तो उसमें 30,000 रुपए की राशि हम देंगे। बकरा, बकरी अगर हो तो 3,000 रुपए की राशि देंगे। छोटे मवेशी, बछिया, बछड़ा, उनके लिए 10,000 रुपए। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता गणेश तिवारी इंदौर से लाइव जुड़ गए हैं। गणेश जी, जिस तरीके से बाढ़ की विभीषिका मध्य प्रदेश दिख रहा है और झेल रहा है, इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से एक राहत राशि का ऐलान किया गया है, लेकिन हालात किस तरीके से, सबसे पहले तो आप ग्राउंड रिपोर्ट बताएं। देखिए कौन, सबसे पहले अगर बात करें तो लगातार जो है जिस कदर अगर बात करें तो ग्वालियर चंबल इलाके में बारिश लगातार हो रही थी, जिसके बाद भारी तबाही हुई थी। और बाढ़ से करीब कर बात करें तो जो 1200 ग्राम है, वहां के गांव है, वो पूरी तरह से बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गए थे और बाढ़ पानी की वजह से वो डूब गए थे। और जहां पर करीब हजारों की तादाद में अगर बात करें तो जो ग्रामीण थे वो इस बाढ़ के पानी में फंसे पड़े थे। हालांकि रेस्क्यू अभियान के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, वायुसेना की बात करें या फिर भारतीय सेना की बात करें तो इन सभी की मदद से उन लोगों को जरूर निकाला गया। लेकिन अगर अभी बात करें तो हालांकि अभी 6,000 से 7,000 करीब लोगों को ही निकाला गया है, रेस्क्यू अभियान किया गया है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। लेकिन अभी भी अगर बात करें ग्राउंड जीरो की बात करें तो वहां पर अभी भी कई सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग अभी भी फंसे हुए हैं। साथ ही कई लोग अभी भी लापता है। हालांकि अब लगातार जो है बचाव अभियान चालू है। और कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो जहां उन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाकों का पूरी तरह से दौरा किया, क्योंकि भारी अगर बात करें तो पवन, सबसे पहले जो बारिश हुई है, जिस कदर बाढ़ हुई आई है यहाँ पर, तो काफी कई वर्षों बाद, यानी कि 60-70 सालों बाद इस कदर जो है तबाही देखने को मिली है कि करीब 1200 गांव जो है बाढ़ की वजह से डूब जाए और वहां पर हजारों की तादाद पर लोग फंसे पड़े हों और वो 4 दिन से 5 दिन से भूखे प्यासे लोग जो है अपने सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए बेसब्री से इंतजार करें। हालांकि ये मंजर जो है भयावह था, लेकिन अब सरकार की पहल के बाद और लगातार भारतीय सेना, वायुसेना और
जो एनडीआरएफ है और एसडीआरएफ टीम है और आपदा प्रबंधन की टीमें हैं, उनकी पहल से अब लोगों को जरूर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ऐसी है पवन, सबसे पहले बात करें तो लोगों के पास खाने के लिए राशन नहीं है, क्योंकि बाढ़ की वजह से लोगों के पास किसी तरह से कोई अनाज नहीं है, बिजली नहीं है। तो ऐसी तमाम मुद्दों को लेकर हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी घोषणा की है कि उन लोगों के लिए अगर बात करें तो 50-50 किलो, जो लोग बाढ़ से प्रभावित या आसपास के इलाके के लोग हैं जो ग्रामीण है, उनको अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हालांकि आज से 50-50 किलो राशन जो है देने की घोषणा की है, ताकि उन लोगों के लिए खाने पीने के लिए राशन हो सके, उपलब्ध हो सके। साथ ही अगर बात करें तो बिजली की व्यवस्था जो पूरी तरह से दुरुस्त हो गई थी, वहां पर वो बिजली की व्यवस्था तुरंत उपलब्ध कराने के लिए, मुहैया कराने के लिए भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदेश किया है। तो पल पल की खबरों पर हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बात से अपडेट है और पूरा जायजा ले रहे हैं। साथ ही अगर बात करें तो केंद्र को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, तो वहां पर भी लगातार अपडेट किया जा रहा है। पल पल की खबरों को, जो भी बचाव को लेकर या राहत कार्य किए जा रहे हैं, वो सभी बातें जो है केंद्र को भी बातें बताई जा रही हैं, अपडेट की जा रही हैं। हालांकि अगर केंद्र की तरफ से भी बात करें तो वहां से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी जो लोगों को इन बाढ़ ग्रसित लोगों के लिए भी हालांकि मुआवजे की राशि घोषित की गई है। जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई है उन्हें 2 लाख रुपए और जो पीड़ित लोग हैं उन्हें 50,000 रुपए मुआवजा देने का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। साथ ही अगर पवन बात करें तो जो प्रदेश सरकार की तरफ से है, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने सबसे पहले जो मवेशियां हैं, मवेशी है, गाय भैंस है, अगर वो किसी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं या फिर गुम हुए हैं, तो उन पर भी हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीणों को 30,000 रुपए देने का मुआवजा जो है घोषित किया है। साथ ही अगर नलकूप है या फिर कुएं हैं, वो भी अगर नष्ट हो गए हैं या क्षतिग्रस्त हो गए हैं, किसी तरह से कोई ऐसी हानि हुई है, तो वहां पर भी 25,000 रुपए देने की घोषणा की है। तो हालांकि अब प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जरूर ग्रामीणों को जो लोग बाढ़ पीड़ित थे उन्हें राहत देने की कार्य किया जा रहा है, लेकिन भारी तबाही का मंजर जो है वो जरूर एक अपने आप में देखने को आया, जो कि बेहद ही दुखद रहा। जी पवन। तो गणेश, जो राहत राशि और जो बचाव कार्यों को लेकर मुआवजे का ऐलान किया गया, तमाम धनराशि का अभी बाइट भी चला के सुनाई हमने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घोषणा कर रहे थे, लेकिन इसको लेकर जो सर्वे, जो लिस्ट बनाई जानी है, उसको लेकर काम कब तक शुरू हो जाएगा और ये जो घोषणाएं हुई ये पब्लिक को कब तक मिल पाएंगी, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए पवन, अगर बात करें तो हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस चीज को तुरंत जो है अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। तमाम जो ग्राम पंचायत के लोग हैं, चाहे वो सचिव हो या फिर रोजगार सहायक हो, उन तमाम लोगों को हालांकि दिशा निर्देश दिए गए कि इन जो घोषणाएं की गई हैं, जो लोगों को राहत देनी है, वो तुरंत की जाए। हालांकि अगर हाल फिलहाल अगर राशन की बात करें तो पवन, आज शुक्रवार से ही राशन जो है 50-50 किलो जो ग्रामीणों को है वो राशन जरूर दिया जाएगा और बिजली की व्यवस्था की जाएगी, ताकि उनके खाने पीने के लिए राशन उपलब्ध हो सके। और तमाम जो मुआवजा है वो अभी, क्योंकि बाढ़ग्रस्त इलाका है, अभी पानी अभी भी चल भरा हुआ है, तो ऐसे में हालांकि इस चीज का अंदाजा लगाना अभी मुमकिन नहीं है कि क्या हानि हुई है या कितने की हानि हुई। ठीक है गणेश, एक 10 सेकंड में एक अपडेट और दीजिए कि मौसम विभाग के द्वारा किस तरीके का अलर्ट, अभी कितने समय तक ये भारी बारिश की आशंका जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई? देखिए पवन, मौसम विभाग की बात करें तो प्रदेश में अभी भी करीब 12 से 13 जिलों पर अगर यहाँ पर रेड अलर्ट जारी है और मौसम विभाग में साफ तरह पर लोगों को आगाह किया है, चेतावनी दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया गणेश तिवारी जी इस अहम जानकारी के लिए आपका। तो इस पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।